नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का जो प्रकरण है वो सूफी काव्य की प्रवृत्तियाँ। भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा को दो वर्गों में विभक्त किया गया है, संत काव्य धारा एवं सूफी काव्य धारा। इनमें से संत काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं कबीर और सूफी काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जायसी। सूफी काव्य धारा के लिए कुछ अन्य प्रचलित नाम हैं: प्रेमाख्यान काव्य परंपरा, प्रेम गाथा काव्य एवं प्रेम मार्गी काव्य धारा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस काव्य धारा के लिए एक नया नाम दिया है, रोमांसी कथा काव्य परंपरा। इन सभी नामों में सर्वाधिक या जो सर्वप्रसिद्ध नाम है, नामकरण जो इस धारा के कवियों के लिए सहज स्वीकृत हुआ है, वह है सूफी काव्य धारा। इस वर्ग के कवियों ने प्रेम गाथाओं को अपने काव्य का विषय बनाया और प्रेम तत्व के द्वारा ईश्वर प्राप्ति को संभव बताया है। अब हम देखते हैं प्रमुख सूफी कवि और उनकी रचना। सूफी प्रेमाख्यानकों में सर्वप्रथम रचना है मुल्ला दाऊद, जिनकी चंदायन जो कृति है वो 1379 ईस्वी में रची गई है। दूसरे प्रसिद्ध सूफी कवि कुतुबन हैं, जिनकी रचना का नाम है मृगावती। इस ग्रंथ का रचना काल 1503 ईस्वी है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में सर्वप्रमुख है जायसी तथा इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत। इस ग्रंथ की रचना 1947 हिजरी सन अर्थात 1540 ईस्वी में की गई थी। इसके अतिरिक्त उनके दो ग्रंथ और हैं, अखरावट और आखिरी कलाम। मंझनकृत मधुमालती का भी सूफी प्रेमाख्यानों में महत्वपूर्ण स्थान है। इनके अतिरिक्त उस्मान ने चित्रावली, शेख नबी ने ज्ञानदीप एवं हस जवाहिर नूर मोहम्मद ने इंद्रावती और अनुराग बांसुरी तथा शेख निसार ने यूसुफ जुलेखा नामक प्रेम गाथाएं लिखी हैं। मुसलमान सूफी कवियों के अतिरिक्त हिंदुओं कवियों ने भी प्रेम गाथाएं लिखी हैं। इनमें प्रमुख है ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा तथा दुखहरण दास कृत पुष्पावती। अब हम देखते हैं सूफी काव्य की प्रवृत्तियां। सूफी काव्य की प्रवृत्तियों का विवेचन हम निम्न बिंदुओं से या शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। सबसे पहला जो बिंदु है वो है मुसलमान कवि एवं मसनवी शैली। सूफी काव्य धारा के अधिकांश कवि मुसलमान हैं, परंतु उनमें धार्मिक कट्टरता का अभाव है। इन सूफी कवियों ने सूफी मत का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदुओं के घरों में प्रचलित प्रेम कहानियों को अपने काव्य का विषय बनाया। जायसी ने पद्मावत में जिस प्रेम कथा को लिया है वह राजा रत्नसेन और राजकुमारी पद्मावती की ऐतिहासिक प्रेम गाथा है। इन्होंने चरित काव्यों को सूफियों की मसनवी शैली में प्रस्तुत किया। इस शैली के अंतर्गत वे प्रथम ईश्वर वंदना, तत्पश्चात हजरत मोहम्मद की स्तुति, उसके बाद मोहम्मद साहब के 4 मित्रों की प्रशंसा और फिर शाही वक्त यानी तत्कालीन शासक की प्रशंसा इसमें की जाती है। इसके बाद गुरु महिमा का निरूपण करने के साथ साथ अपनी आस्थाओं एवं धार्मिक विश्वासों की विवेचना भी की जाती है। हिंदू कवियों के द्वारा भी कुछ प्रेमाख्यानक लिखे गए हैं, परंतु उनमें इस पद्धति का अनुसरण नहीं किया गया है। दूसरा जो बिंदु है वो है प्रेम गाथाओं का नामकरण। सूफी कवियों ने प्रेम गाथाओं का नामकरण ज्यादातर नायिका के आधार पर किया है। उदाहरण के लिए जायसीकृत पद्मावत का नामकरण इसकी नायिका पद्मावती के नाम पर है, तो मंझनकृत मधुमालती तथा कुतुबनकृत मृगावती नामक रचनाओं का नामकरण भी नायिका के नाम को आधार बनाकर किया गया है। कुछ ऐसी रचनाएं भी हैं जिनमें नायिका के नाम के साथ कथा शब्द जोड़कर नाम रखा गया है, जैसे सत्यवती कथा। इन काव्य ग्रंथों में नायिका को ईश्वरीय ज्योति और सौंदर्य से मंडित दिखाया गया है। ये ही ग्रंथ का केंद्र बिंदु भी रही हैं, अतः उसके आधार पर
इनका जो नामकरण किया गया है वो नितांत ही उपयुक्त माना जा सकता है। अगला जो बिंदु है वो है अलौकिक प्रेम की व्यंजना। प्रेम गाथा काव्य परंपरा के अधिकांश कवियों ने लौकिक प्रेम गाथाओं के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की है। राजा रतन सेन एवं पद्मावती के जिस प्रेम का उल्लेख पद्मावत में किया गया है वह इसी पर आधारित है। यहाँ राजा रतन सेन है वो आत्मा का प्रतीक है और पद्मावती परमात्मा का। अतः रतन सेन के हृदय में जो उत्कट लालसा पद्मावती से मिलन के लिए है उसे आत्मा की परमात्मा के प्रति मिलन की ही अभिलाषा समझा जाना चाहिए। अलौकिक प्रेम की इस व्यंजना के कारण सूफी कवियों की रचनाओं में रहस्यवाद का भी समावेश हो गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवियों के काव्य में पाई जाने वाली रहस्यवादी प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए इसे भावात्मक कोटि का रहस्यवाद स्वीकार किया है। यदि कहीं उन्होंने उनके शब्दों में अगर कहें तो यदि कहीं सच्चे भावात्मक रहस्यवाद के दृश्य होते हैं तो जायसी आदि सूफी कवियों में। अगला बिंदु है कथा संगठन एवं कथानक रूढ़ियाँ। सूफी कवियों के प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्य हैं जिनमें कथा तत्व का समावेश है। इन प्रबंध काव्यों के कथा स्रोत भारतीय पुराण, इतिहास एवं अन्य लोक प्रचलित प्रेम कहानियां हैं। इन कवियों ने जिन प्रेम गाथाओं का चयन किया है वे प्रायः एक ही सांचे में ढली हुई है। कथा वस्तु में गति न होकर शिथिलता है। वस्तु वर्णन की प्रधानता होने के कारण कथा प्रवाह में व्याघात पड़ा है तथा कहीं कहीं नीरसता भी आ गई है। इन कवियों ने अपनी रचनाओं में भारतीय एवं ईरानी काव्य रूढ़ियों का समावेश भी किया है। इन प्रेम गाथाओं में प्रायः वो सभी काव्य रूढ़ियाँ मिल जाती हैं जैसे चित्र दर्शन, स्वप्न दर्शन या सुख सारिका द्वारा नायिका का रूप देख सुनकर उस पर आसक्त हो जाना, पशु पक्षियों की बातचीत से भावी घटना का संकेत प्राप्त करना तथा मंदिर या उपवन में प्रेमी युगल का मिलना इत्यादि। अगला है चरित्र चित्रण। सूफी प्रेमाख्यानकों में नायक नायिकाओं के चरित्रांकन की एक जैसी पद्धति दिखाई पड़ती है। उनमें जीवन के विविध घात प्रतिघातों का अभाव है। नायक को प्रायः राजकुमार दिखाते हुए उसे सहृदय, साहसी, प्रेमी एवं पर दुख कातर बताया गया है, जबकि नायिका अनिंद्य सुंदरी, रूप गर्विता, बुद्धिमती राजकन्या के रूप में चित्रित की गई है। प्रायः सभी कवियों ने भारतीय वातावरण एवं मर्यादाओं के अनुरूप नायक नायिका का चरित्र चित्रण किया है। प्रेम पथ की कठिनाइयों का चित्रण करते हुए नायक के चरित्र को उभारने का प्रयास भी सभी सूफी प्रेम गाथाओं में किया गया है। सूफी प्रेमाख्यानकों में कुछ मानवेतर पात्र भी हैं, अर्थात मनुष्य के अलावा भी और पात्र हैं, जैसे पद्मावत में हीरामन तोता, जिसे एक विद्वान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कथा का विकास करने में ऐसे पात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वस्तुतः सूफी कवियों का ध्यान चरित्र चित्रण पर उतना केंद्रित नहीं रहा जितना कथा वैचित्र्य एवं वर्णन विस्तार पर। उन्होंने ऐतिहासिक एवं काल्पनिक दोनों वर्गों के पात्रों की योजना अपनी रचनाओं में की है। ऐतिहासिक पात्रों का व्यक्तित्व भी इतिहास के अनुरूप न होकर कल्पना से अधिक निर्मित किए गए हैं, लेकिन इन कथानकों के कुछ पात्र काल्पनिक होते हुए भी बेजोड़ हैं, जैसे पद्मावत की नागमती इसी प्रकार का एक अद्वितीय पात्र है जो भारतीय रमणी का आदर्श कही जा सकती है। अगला जो हमारा बिंदु है सूफी काव्य की प्रवृत्तियों का, वो है लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण। प्रेमाख्यानक कवियों ने अपनी रचनाओं में लोक जीवन का पर्याप्त चित्रण किया है। जन सामान्य में प्रचलित अंधविश्वास, जादू टोना, तंत्र मंत्र, लोक व्यवहार का सुंदर दिग्दर्शन इन काव्य ग्रंथों में कराया गया है।
साधारण जनता के वृत्त, उत्सव, तीर्थ, लोकाचार और उनके सांस्कृतिक क्रियाकलापों का विवरण भी इनमें उपलब्ध हो जाता है। सूफी कवियों ने हिंदू घरों में प्रचलित लोकप्रिय प्रेम कथाओं को अपने काव्य का विषय बनाया था। भारतीय साहित्यिक परंपरा के अनुरूप ही इन कवियों ने अपनी रचनाओं में नखशिख वर्णन एवं बारहमासी की योजना भी की है। अगला जो बिंदु है वो है भाव एवं रस व्यंजना। सूफी कवियों का मूल उद्देश्य है प्रेम, अतः इनकी रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। श्रृंगार के दोनों ही पक्षों, संयोग एवं वियोग का प्रभावपूर्ण चित्रण इन प्रेमाख्यानकों में किया गया है। सौंदर्य निरूपण के अंतर्गत नायिका के नखशिख, रूप, रंग, हाव भाव का चित्रण करने के साथ साथ ही उसकी विद्वता, बुद्धिमत्ता और कला का भी उल्लेख किया गया है। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत रूप चित्रण की प्रधानता रही है। नायिका का अद्भुत सौंदर्य वस्तुतः परमात्मा का ही नूर है, अतः संपूर्ण सृष्टि में उसी का आभास उन्हें होता है। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत नायक नायिका के मिलन का चित्रण करते हुए काम क्रीड़ा का वर्णन भी किया गया है, जिससे उसमें कहीं कहीं अश्लीलता भी आ गई। वियोग वर्णन के अंतर्गत इन्होंने बारहमासी की योजना भी की है। पद्मावत में नागमती के विरह की सुंदर अभिव्यक्ति बारहमासी के द्वारा जायसी ने की है। यह विरह वर्णन हिंदी काव्य की अनूठी निधि है। श्रृंगार रस के अतिरिक्त अन्य रसों की योजना भी इन काव्य ग्रंथों में की गई है। उदाहरण के लिए देखें तो पद्मावत में गोरा बादल युद्ध खंड के अंतर्गत वीर, रौद्र एवं विभत्स रसों का सुंदर परिपाक हुआ है। अगला जो बिंदु है वो है वस्तु वर्णन। प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथों में वस्तु वर्णन की प्रधानता दिखाई देती है। ये कवि मूल कथा के साथ साथ वस्तु, दृश्य एवं घटना का विवरण अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थी। जायसी ने पद्मावत में वन, वाटिका, समुद्र, पर्वत, नगर, पर्व, उत्सव, भोज्य सामग्री एवं वस्त्राभूषणों का इस प्रकार से वर्णन किया है कि ऐसा लगता है उन्होंने वस्तु वर्णन की ओर ही अधिक रुचि दिखाई है। उन्होंने अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति का परिचय देते हुए वस्तु वर्णन के अंतर्गत अपने ज्ञान का प्रदर्शन भी किया है। सूफी काव्य की प्रवृत्तियों के अंतर्गत जो अगला बिंदु है वो है खंडन मंडन का अभाव, अर्थात सूफी कवियों ने किसी विशेष संप्रदाय का खंडन मंडन नहीं किया, यानी न तो किसी मत को या संप्रदाय को पल्लवित पोषित किया, न ही किसी संप्रदाय का खंडन किया। संत कवियों में जहाँ यह प्रवृत्ति उग्र थी, वहीं सूफी कवियों में इसका अभाव था। इन कवियों ने सूफी मत का प्रचार करने के लिए प्रेम गाथाओं की रचना अवश्य की, किंतु कहीं पर भी किसी अन्य धर्म या संप्रदाय के विरुद्ध एक भी बात नहीं कही, जिसके कारण किसी अन्य धर्म या संप्रदाय के विरुद्ध इन्होंने एक भी बात नहीं कही। इन्होंने अपने मत का प्रचार करने के लिए काव्य की सरसता का सहारा लिया, जिसके कारण ये हिंदुओं में भी काफी लोकप्रिय हुए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवियों की इस विशेषता को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर सूफी कवियों ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। सच्चे अर्थों में सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं के द्वारा प्रेम के सार्वभौमिक स्वरूप की स्थापना की। अगला बिंदु जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है काव्य रूप। आचार्य शुक्ल ने
सूफी प्रेम गाथाओं को फारसी की मसन्नी शैली में रचित काव्य ग्रंथों के अंतर्गत माना है। उनके अनुसार ईश वंदना, शाही वक्त का उल्लेख, कथा का सर्गों में विभक्त न होना तथा संपूर्ण ग्रंथ में एक ही छंद का प्रयोग होना आदि ऐसी विशेषताएं हैं जिनके कारण इन्हें मसनवी रचनाएं कहा जाना उपयुक्त प्रतीत होता है। जबकि कुछ विद्वान हैं जिन्होंने इस मत को अस्वीकार किया है। इनमें प्रमुख है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। उनके अनुसार इन्हें कथा काव्य कहा जाना उचित है। सूफी कवियों के ये प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनमें एक सानुबंध कथा की योजना की गई है। प्रबंध काव्यों में वर्णनात्मकता के लिए दोहा चौपाई शैली सर्वथा उपयुक्त है। सूफी कवियों ने इसी कड़वक शैली को अपनी रचनाओं में प्रयुक्त किया है। सूफी काव्य प्रवृत्ति के अंतर्गत जो अंतिम बिंदु है वो है भाषा एवं अलंकार योजना। सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। जायसी ने पद्मावत में जिस अवधि का प्रयोग किया है वह ठेठ ग्रामीण अवधि है, अतः उसमें वैसी साहित्यिकता एवं संस्कृत निष्ठता दिखाई नहीं पड़ती जो तुलसीदास जी की भाषा में विद्यमान है। जायसी की भाषा में अवधि के लोक प्रचलित मुहावरों एवं लोकोक्तियों का समावेश भी हुआ है। जायसी की भाषा की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि मुसलमान होते हुए भी उनकी भाषा में अरबी फारसी की अपेक्षा संस्कृत के तत्सम एवं तद्भव शब्दों को वरीयता दी गई है। कुछ ऐसे सूफी कवि भी हैं जिन पर क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। जैसे उस्मान की भाषा पर भोजपुरी का प्रभाव है, तो नूर मोहम्मद की भाषा पर कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई पड़ता है। सूफी कवियों ने अलंकारों की योजना भी अपनी रचनाओं में की है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग इन कवियों ने प्रायः सौंदर्य वर्णनों में किया है। अलंकारों का अपने एक अलग से प्रकरण है जिसमें हम अलंकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मध्यकालीन हिंदी साहित्य में सूफी कवियों के प्रेमाख्यानकों का महत्वपूर्ण स्थान है। इन रचनाओं ने एक ओर तो प्रेम के ऐसे लोकोत्तर स्वरूप की प्रतिष्ठा की जो ईश्वर तक ले जाने वाला है, तो दूसरी ओर सहिष्णुता, उदारता और भाईचारे का पाठ भी पढ़ाया। हिंदी के प्रेमाख्यानक काव्यों द्वारा जन साधारण के ज्ञान कोश में पर्याप्त वृद्धि हुई। मध्यकालीन संस्कृति एवं लोक जीवन के विविध पक्षों का सहज और स्वाभाविक चित्रण भी इनमें हुआ है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इन रचनाओं में प्रेम के गंभीर, उदात्त एवं भव्य रूप का गरिमापूर्ण चित्रण हुआ है, जिससे इन्हें हिंदी साहित्य में उच्च स्थान प्रदान किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।